मैं आसिफ खान, जय हिंद पार्टी का फाउंडर, ये बात कर रहा हूँ। टॉपिक कृषि बिल। कृषि बिल और हिंदुस्तान को अभी कृषि बिल की ज़रूरत है या किसी और दूसरे बिल और लॉ की ज़रूरत है, उसके बारे में। कृषि बिल जो अभी पास हुआ उसके खिलाफ में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। काफ़ी लाखों लोग ठंड में आकर के अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये बिल पास कर दिया जा रहा है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बिल जो पास कर रहे हैं, किए हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट किया है और पास किया है, शायद ये ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी दूर है। इन्होंने जो हैपनिंग्स है मुल्क की उन्हें समझा नहीं है, या फिर जो हैपनिंग्स है इंडिया की उसमें ये मुलविस है और उसी को और आगे बढ़ा के, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा करके ये और भी भ्रष्टाचार करने के लिए शायद किया हो, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कृषि बिल ये हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है, ये मैंने कहा था। उसकी एक वजह भी मैंने कहा था कि क्यों सही नहीं है। उसकी ये जो वजह मैंने कहा वो ये है कि हिंदुस्तान में ज़मीन के रिलेटेड वाद विवाद काफ़ी है और ज़मीन के रिलेटेड वाद विवाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्राइम्स उसके रिलेटेड बहुत है। लोग झूठी कंप्लेंट्स डालते हैं और क्राइम्स होते हैं, लॉलेसनेस बढ़ता है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ पहले हिंदुस्तान में जो ज़मीन रिलेटेड क्राइम्स है वो कम करना चाहिए। वो कम करने के लिए पहले सरकार ने ये कदम उठाना चाहिए कि ज़मीन रिलेटेड कोई क्राइम्स ना हो, और वो तभी पॉसिबल है जब ज़मीन के जो दस्तावेज हैं होते हैं उससे सही तरीके के उसकी सिस्टम प्रॉपर हो। जैसे रजिस्ट्रेशन में सेल डीड है, रजिस्टर्ड सेल डीड, तो उसमें प्रोसेस कर दिया गया है कि फ़ोटो होती है, सब होती है, वो प्रॉपर हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बावजूद भी फिर और डिस्प्यूट्स निकलते हैं। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कृषि बिल से ज़्यादा भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि ज़िलाधिकारी यानी कलेक्टर के अंडर में होता है, वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे उसमें क्राइम्स और करप्शन बहुत होता है। ज़मीन के फेर फार जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं, म्यूटेशन भी कहते हैं, या जमाबंदी भी उसे कहा जाता है कुछ स्टेट्स में। फ़र्द, इस तरह से अलग अलग उसके नाम हैं। तो ये जो जब होता है जमाबंदी, फेर फार, इसमें काफ़ी देखने में आता है भ्रष्टाचार होता है। तो इसे कैसे रोका जाए, इसे कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए मैं समझता हूँ भारत सरकार ने बिल निकालना चाहिए। और वो ये बिल होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो फेरफार है, म्यूटेशन है, वो तहसीलदार के नीचे का अधिकार नहीं कर सकता, सिर्फ तहसीलदार को ही उसका पावर होना चाहिए। क्योंकि ये देखने में आ रहा है तहसीलदार के जो नीचे रहते हैं बहुत सारे मंडल अधिकारी और फिर तलाठी, क्लास 3 क्लास 4 लेवल के कर्मचारी होते हैं जो चंद पैसों के लिए उलट सुलट कर रहे हैं या सही भी कर रहे हैं। तो उन्हें देखने में आ रहा है कि बलि का बकरा बना दिया जाता है उच्च अधिकारी द्वारा, और वो तलाठी एक जैसे भ्रष्टाचार का एक काउंटर जैसे इस्तेमाल होता है, फ्रंट लेवल कर्मचारी इस्तेमाल होता है उनके ऊपर के अधिकारियों के लिए। तो इसलिए ये पावर म्यूटेशन का ऑल इंडिया भारत सरकार ने बिल निकालना चाहिए कि म्यूटेशन का पावर सिर्फ तहसीलदार लेवल के अधिकारी को ही हो। उससे फ़र्क ये होगा कि जो तलाठी आज की डेट में बलि का बकरा बनता है कि मन चाहे अगर उसने सही किया तो उसके ऊपर का अधिकारी उसको बोल देता है कि इसने गलत किया, ताकि और फिर से वो कुछ गलत करे
और फिर जो या फिर उसे तात्पुरता सस्पेंड किया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो मजबूती से नहीं होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार और बढ़ता है, प्रॉब्लम ज्यों के त्यों रहता है, सॉल्व नहीं होता है। इसलिए जो रेवेन्यू बिल के तहत में मैं समझता हूँ भारत सरकार ने इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा चेंजेस और तब्दीली लाना चाहिए, जिसमें पहला, जैसे मैंने कहा, सिर्फ तहसीलदार लेवल के अधिकारी को ही पावर होना चाहिए फेर फार करने का, उसके नीचे के लेवल के अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव का जो सबसे अहम जो पहलू है वो आईएएस ऑफिसर होता है, और ये देखने में आया कि आईएएस ऑफिसर ज़िले में एक होता है, और ये सिस्टम मैं समझता हूँ अभी तक अपग्रेड नहीं हुई। ब्रिटिश के ज़माने से और अंग्रेज़ों के पैटर्न से ये एग्जीक्यूटिव का काम चल रहा है, उन्हीं की तरतीब से, उन्हीं के दिमाग पर ये काम चल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ, जिसे ऑब्वियसली चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे लेजिस्लेटिव में देखा गया चेंजेस हुआ, पहले ज़िले में एक एमएलए हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे अभी कुछ ज़िलों में 2 एमएलए होते हैं, कहीं कुछ जगह पे 3-4 इस तरह से होते हैं। और वही देखा जाए तो ज़िलाधिकारी एक का एक ही आज भी नज़र आता है, जबकि काम बढ़ता चला गया है, ज़िले बढ़ते चले गए हैं। उसके बावजूद भी सिर्फ एक ज़िलाधिकारी, एक कलेक्टर, क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर गौर क्यों नहीं किया गया कि एक, क्या वो कैपेबल है वो पूरे ज़िले को हैंडल करने के लिए, बढ़ते हुए ज़िले को और बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जबकि आप लेजिस्लेशन जो है उसमें आप 2-2 एमएलए कर रहे हो उसके तहत में। तो इसलिए एक यहाँ भी गौर करने की ज़रूरत है और एक बिल पास करने की ज़रूरत है कि आईएएस अधिकारियों का भी जो क्षेत्र है वो डिवाइड करके, जैसे एक शहर में नॉर्थ का एक आईएएस अधिकारी, साउथ का एक आईएएस अधिकारी, इस तरह से हो। और दूसरा, जो रिसोर्सेस हैं होते हैं, जैसे देखने में आया है कि बड़े बड़े जो बंगले हैं आईएएस अधिकारी के, बड़े बड़े बंगले होते हैं, केबिन उनका बहुत बड़ा होता है कलेक्टर ऑफिस में पूरा, तो उसे भी अब गौर करने की ज़रूरत है कि जब 2 आप कर दोगे तो उन्हीं में उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और उस तरह से पूरा जो नेटवर्क है उसको सुधारने की और अमेंड करने की ज़रूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि ये ब्रिटिश दौर से मैं समझता हूँ, ये ब्रिटिश मेंटालिटी से चल रहा है कि कोई भी ज़िले का कलेक्टर कम, वो वहाँ का राजा ज़्यादा लगता है, उसका बंगला, कलेक्टर हाउस, और फिर उनकी जो ऑफिस है सीए, वो, जिसकी वजह से होता यह है कि जो आम इंसान है, जो जनता है, वो अपनी प्रॉब्लम ले जाने में हिचकिचाती है, कलेक्टर से मिलने में हिचकिचाते हैं, और एक माहौल ऐसे बन जाता है जैसे कि सिविल सर्वेंट नहीं बल्कि वो सिविल किंग है, जो कि ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज की जो ऑब्जेक्टिव है, जो रूल्स है, उसके अगेंस्ट में चला जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट का जो रोल है, उसके तहत में उनका रहन सहन, दिखावा भी आम जनता में की तरह होना चाहिए कि वो उनसे मिलने में ना हिचकिचाए और उनका रीच प्रॉपर हो। अभी जैसे मैंने कहा, कलेक्टर एक ही है, होता है ज़िले का, जबकि एमएलए भी 2-2 हो रहे हैं, 3-3, 4-4 हो रहे हैं, ज़िले बढ़ चुके हैं और काम काफ़ी बढ़ चुका है। अब एक ही कलेक्टर होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आम जनता तक उनकी रीच नहीं होती है और काम का लोड ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ मैं समझता हूँ ज़िले वाइज और उन्हें पॉपुलेशन वाइज मैं समझता हूँ एक कलेक्टर डिफाइन करना चाहिए कि
2 लाख पॉपुलेशन पे एक कलेक्टर या XYZ पॉपुलेशन पे एक कलेक्टर, तो हो सकता है एक ज़िले में 2 हो, 3 हो, 4 हो। पर्पस ये होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी सही होना चाहिए और पर्टिकुलर उन्हें जोन देना चाहिए और उस जोन का उन्हें हेड बना करके अकाउंटेबिलिटी मजबूत होना चाहिए। अभी आज की डेट में एक ही कलेक्टर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ग्राउंड रियलिटी से हो सकता है वो अनअवेयर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। तो ये जो गैप है और ये जो मैं समझता हूँ रिजिडिटी है, रिडेंडेंसी है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। कृषि बिल वगैरह भी मैं समझता हूँ इसी का नतीजा है कि एग्जीक्यूटिव आज भी अंग्रेज़ों की तौर तरीके पे, दिमाग पे और उनकी जो सेटअप है उस पर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग, जो जनता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जब जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो गुलाम है। और जैसे आज भी मतलब उनका कोई भी जनता को सरकारी दफ्तर में काम कराते कराते ऐसे लगता है कि आज भी वो गुलाम है। तो ये जो वजह है, काम उनके नहीं होते हैं, कई चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार करने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो इसकी वजह यही है, मैं समझता हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 75 साल के आज़ादी के बाद भी एग्जीक्यूटिव का तौर तरीक़ा, नक्शा, दिमाग ये अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर है। इसकी वजह से शायद ये रिडेंडेंसी और रिजिडिटी और प्रॉब्लम्स, जनता के काम ना होना सरकारी दफ्तरों में, सरकारी अफसरों द्वारा, ये शायद इसी की वजह है, इसी का नतीजा है। इसलिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने फ़िलहाल कृषि बिल से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव बिल और रेवेन्यू बिल, इस पर गौर करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। ये टैलेंटेड, और उसके अलावा उसमें फिर मैंने एग्जीक्यूटिव यानी IAS का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के बारे में भी मैंने तो आज से 4-5 साल पहले कहा था कि UPSC का जो पैटर्न है उसे चेंज करके IAS, IPS और IFS सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक फुल फ्लेज 4-5-6 साल का कोर्स बनाया जाए। जैसे MBBS कोई डॉक्टर बनता है तो फुल फ्लेज कोर्स करता है 4-5-6 साल का, इंजीनियर कोई बनता है तो 4-5 साल उसमें वो डालता है, कोर्स करता है उसका, आर्किटेक्चर या अकाउंटेंट या वकील बनता है तो इंसान उसमें एकेडमिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, उतना ईयर्स उसमें वो डालता है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज भी IAS बनने के लिए कोई फुल फ्लेज कोर्स नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द्वारा सिलेक्शन करके उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही हैफाजर्ड मेथड है, चेंज करना ज़रूरी है। तो भारत सरकार ने यहाँ पर फोकस करना चाहिए और ये बिल्स लाने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव अमेंडमेंट बिल, रेवेन्यू बिल, IAS अपॉइंटमेंट बिल, आप ये बिल्स लेके आइए, बजाय कृषि बिल करके जो एक्चुअल मुद्दों से आप हट चुके हो, हट करके जहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है वहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। जब इस तरह का प्रॉपर ये बिल्स होंगे तब मैं समझता हूँ फिर मुल्क में ये सही बिल्स पास होंगे और काम सही होगा और ऑब्वियसली चैन, अमन, सुकून, तरक्की हिंदुस्तान के हर जगह पर नज़र आएगी। आज वजह यही है कि जो एक अहम पिलर है एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वहीं पर गड़बड़ है। वही आज ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम पे आज भी वैसे की ज्यों के त्यों चलते आ रहे हैं। ये क्लियर विजिबल है, फैक्ट्स है इसके कहीं, और ये बहुत सारों को पता भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पहले हिंदुस्तान ने अपने एग्जीक्यूटिव को अंग्रेज़ी तौर तरीके, माइंडसेट से आज़ाद करना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट्स लाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने जो करके गए हैं उस दौर में जो कि तो वैसे ही चल रहा है, जो ऑब्वियसली आज की दौर में वो इरेलेवेंट हो चुका होगा और वो
आज की दौर में इनफेक्टिव हो चुका है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव में अमेंडमेंट, जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू बिल, फिर बाद में आईएएस सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट बिल, सिविल सर्वेंट सिलेक्शन, सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट बिल, और जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूटिव का जो कलेक्टर, नंबर ऑफ कलेक्टर्स वगैरह जो होना चाहिए, कितने होना चाहिए, वो उसके ताल्लुक से एक बिल। ऐसे कई मैं समझता हूँ अमेंडमेंट ज़रूरी है और बिल ज़रूरी है हिंदुस्तान के सुधार के लिए, हिंदुस्तान की जनता के सुधार के लिए, हिंदुस्तान के तरक्की के लिए, बजाय इसके कि कृषि बिल वगैरह जो कि अर्जेंसी और रेलेवेंस भी कोई नज़र नहीं आती है। और इनफैक्ट देखने में आ रहा है जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो तो उल्टा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है। लेजिस्लेटिव बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो समझ करके जो बिल्स की ज़रूरत है जिससे सुधार आ सकता है, जो बिल्स मैंने कहा एग्जीक्यूटिव के ताल्लुक से जो बिल होते हैं वो ला करके उनमें सुधार करना चाहिए और मुल्क को सही तौर पर लाने की फ़िक्र करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने कही लोग समझते हैं, कंसर्न लोग समझते हैं और समझ करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस बात को जो मैंने अपने ही नांदेड़ स्थित तुप्पा गट नंबर 193 खेत पर किया है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वाद विवाद से जो बात शुरू हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये बात मैंने कही ये समझ में आती है और ये ग्राउंड लेवल से बात हो रही है, ये बात समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैंने इसमें खेत का नाम अपने और उसका एरिया इसलिए कहा है ताकि ये समझा जाए कि ये ग्राउंड लेवल की बात हो रही है आसिफ खान द्वारा, जय हिंद पार्टी द्वारा। ये कोई हवा में बैठ के अपने एसी केबिन्स में बैठ कर नहीं हो रही है, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ कर ये बात हो रही है। और इसमें कोई जातिवादी या कोई भेदभाव के नज़रिए से ये बात नहीं हो रही है, बल्कि प्योर और सच्चे मन से ये बात हो रही है कि हकीकत में कैसे चैन अमन सुकून तरक्की आए, कैसे इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट आए हिंदुस्तान में, लोगों में, हिंदुस्तान के लोगों में, इंसानियत में। इस एजेंडा से ये बात हो रही है, ये बात समझने की ज़रूरत है और समझकर उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस बात को मैं अपनी ख़त्म करता हूँ।